थैंक यू सो मच फहीम कि आपने हमें टाइम दिया। सुनने और देखने वालों, आज हम बैठे हैं फहीम मसूद के साथ, इसलिए क्योंकि इनसे सुने, क्योंकि डीपली तारीख़ पर नज़र रखते हैं। इस छोटी सी उम्र में काफ़ी हिस्ट्री पढ़ चुका है, जिसमें हक़ाइक़ उठाकर हमारे सामने रखते हैं, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इन पहाड़ों के बीच रहकर न कोई मेयारी स्कूल, न कोई मेयारी टीचर, तो न पढ़ने का कोई कंसेप्ट, तो आपको कोई अलहमियत होती या किस ज़रिए से इतना इल्म पाया है? देखिए जनाब, हीरे जवाहरात ये पहाड़ों में पाए जाते हैं, समंदरों में। इस पहाड़ों के बासियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मगर हालात ने बर्बादी की तरफ धकेला है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि आप डीपली तारीख पर नज़र रखते हो, कि 72 साल गुजरने के बाद पाकिस्तानी आवाम एक कौम क्यों नहीं बना? देखिए जनाब, ज़हनी करप्शन से सारी करप्शन पैदा होती है। जब तक ज़हनी करप्शन नहीं होगी तो बाकी करप्शन पैदा ही नहीं हो सकती। ये तो बहस है, ये तो इस मुल्क की बुनियादों में मौजूद है। अगर पूरे क़ियाम पाकिस्तान को हम रियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ से करप्शन नज़र आती है। नज़रियाती करप्शन एक तवील बेशुरू हो जाएगी। ये मेरा मुल्क है, मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। रियासत से प्यार माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मगर सच बोल रहा हूँ, ये मुल्क करप्शन की बुनियाद पर बना था और करप्शन की बुनियाद पर चल रहा है। 71 से लेकर 2 कौमी नज़रिए कहाँ गए? आप उससे अंदाज़ा लगाएं। 71 में ये मुल्क टूटा, 93,000 हमारे कैदी गए। मुसलमान भी हम अपने आप को कहते हैं। इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया था, मगर फिर कुछ साल बाद इसी फौज ने कब्जा कर लिया मुल्क पर। मतलब कैपेसिटी लर्निंग है ही नहीं। जब इंसान में कैपेसिटी लर्निंग नहीं हो तो इससे बड़ा ड्रॉबैक कोई नहीं होता। लेकिन रियासत की तारीफ भी बयान की गई है। उस तारीफ की रोशनी में जो यूनाइटेड स्टेट बयान करते हैं कि जोग्राफी में गुरूर रहती होगी, जो बहुत बड़ा कौम बन जाएगी। इनके दरमियान एक मुआहिदा होगा कि कुछ लोग रियासत चलाएंगे, टैक्स देंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट चलाएंगे। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इन्हें सिक्योरिटी देंगे, सेहत देंगे, तालीम देंगे, रोजगार देंगे। इन्हीं 4 चीज़ों से हर चीज़ जिंदगी की जुड़ी हुई है। क्या हम में से एक आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि हम कौम है? अगर कौम ही नहीं तो रियासत का तस्वर वैसे ही ख़त्म हो गया। क्या मैंने टैक्स नहीं दिया तब भी रियासत का तस्वर ख़त्म हो गया? अच्छा, मैंने टैक्स दिया, क्या रियासत ने मुझे सेहत, तालीम, रोज़गार, सिक्योरिटी प्रोवाइड की? इनमें से एक जवाब अगर दे हमारे इस मुल्क के हुक्मरान भी प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते, रियासत का तस्वर वैसे ही ख़त्म हो। बहुत सारी अहम बातें कर रहे हो, बीच में आपको ठोक रहा हूँ। आपने नज़रियाती करप्शन की बात की, इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। कोई दरीचा हवा के रूह पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। ये बिल्कुल सच कह रहे हो कि मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। हमारे अलमिया देखे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बरसगीर के मुसलमानों का सियासी पैगंबर था। आप ये देखे, मैं एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी ये बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ कि उस शख्स जिसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, उसने जो कहा है, एक चीज़ भी अब तक गलत साबित नहीं हुई। बहुत अजीब बात है। 1946 अप्रैल में इन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती असास के बारे में कहते हैं कि जब तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जिंदा रहेंगे, यह मशरक़ी पाकिस्तान भी साथ रहेगा। जिस दिन ये दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे, ये मुल्क अलग हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि न अहल सियासतदान फौजी जर्नेलों की रहमवार करेंगे। क्या यह गलत साबित हुई? यह मुल्क वो लोग बनाना चाहते हैं जो अपने आप को मुसलमान ताजिर समझते हैं।
اور پھر برٹش انڈیا سے مراٹھی لینے کی عادت پڑ چکی ہے اور مقابلے سے ڈرتے ہیں، صرف اپنا منمانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پھر قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی کہ غلط ثابت ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب پڑوسیوں سے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوں گے جو جنگوں کا باعث بنیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مالیاتی عالمی ادارے انہیں اپنے شرائط کے مطابق قرض دیں گے اور ان کا جغرافیہ اور مفادات کمپرومائز ہوتے جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خطہ عالمی قوتوں کا میدان کارزار بن جائے گا کہ یہ غلط ثابت ہوا۔ ہم الوجن کا شکار قوم ہے، کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے ہیں کہ بلی بھاگ جائے گی، بلی تو سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اب آخر ایک چیز رہ گئی ہے کہ پاکستان کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑے گی اور ان کے اپنے ایشو کڑے ہوں گے، یا پنجابی یا پٹھان بنے گا یا سندھی اور بلوچ کے لائے گا، اور پھر ملک کا ستیہ ناز بنے گا۔ یہ آخری بات جوتی اس کا انتظار نہ کرے، پٹھان بن کر پی ٹی ایم کا شکل اختیار کر چکا ہے، جو ریاست کا پرچم لہرانے پر شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس پرچم کے تلے اس کے بچے بارود کے آگ میں جل رہے ہیں تو کیوں لے رہا ہے۔ یہ آخری بات بھی پروف ہو رہی ہے کہ بلوچ ہو کر ابھر رہا ہے، سندھی ہو کر ابھر رہا ہے، کیونکہ آج معاشرہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب معاشرہ ٹوٹ جاتے تو ظاہری بات ہے کہ یہ واقعات رہنما ہوں۔ آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ فیض صاحب کا شعر آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ دل مایوس تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دیکھیں جناب، پاکستان کے اداروں اور سیاستدانوں کے غیر انسانی اور ظالمانہ رویوں پر عموم پورے پاکستان میں اور خصوص فاٹا اور بلوچستان میں جو داستانیں میں نے سنی ہے، اس میں مجھے کوئی یقین نہیں کہ پاکستان باقی رہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم وطنوں، سننے اور دیکھنے والوں، اس پروگرام کے تسلسل سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالکلام آزاد کی یہ جو آخری بات ہے، اس کو کسی بھی صورت پروف ہونے نہیں دیں گے، صرف پاکستانی ہی رہے۔